रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले कल वाले फाइल को चेक करते हैं। ठीक है, ये जो हम फ्रेंड फंक्शन इन डॉट सीपीपी बनाया था ये इनएक्सेसिबल क्यों है। ठीक है, और पहले से हम रिकैप दे देते हैं क्या क्या हम लिख रखे थे कल, तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे थे और कैसे ये सही होगा। ठीक है, हमें क्लास एपी बनाए हुए थे, और कौन आ रहा है जी, another instance of code is running but not responding, क्लोज कर दो फाइल। तो पहले इसी कल वाले कोड को ही देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है, हमको लग रहा है बैटरी कम है इसकी वजह से। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग की वजह से। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग कल भी कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी बैटरी कम है, चार्जिंग पे है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर इशू करेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। तो हम एक क्लास एपी नाम का क्लास डिफाइन किए थे, उसमें एक प्राइवेट मेंबर बना दिए थे, सॉरी फंक्शन, फंक्शन क्या बोलते हैं, मेंबर बोल सकते हैं और इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। एस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और अब हम क्या चाहते हैं ना, एक न्यू क्लास सीपी बना रहे हैं और उसके अंदर एक फंक्शन डिस्प्ले नाम का बना रहे हैं। ठीक है, और उसको हम ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करें और चाह रहे हैं कि उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जाए। प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम बताए थे क्या यूज करते हैं, फ्रेंड फंक्शन का, यानी जिस भी फंक्शन के थ्रू हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का या फिर क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग उसी क्लास में फ्रेंड बनाएंगे, यानी कि जो क्लास, जिस क्लास का हम लोग प्राइवेट मेंबर ऐड करना चाहते हैं उस फंक्शन में लिखा होना चाहिए कि वो फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, तो पहले एंट्री ले लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे एक सीपी बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी तक इसको ये जो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, इसको पता नहीं कि आगे सीपी नाम का कोई क्लास भी है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हम सीपी दे चुके थे, और उसके बाद ये डिस्प्ले क्या हो गया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन एक उसमें, मान लो पहले हम क्या करते हैं ना, इस सीपी वाले क्लास को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले जो जो चेंजेस कर रहे हैं आप ध्यान से देखना, हम बाद में बता देंगे हम ऐसा क्यों किए। ठीक है, जिसमें हम फ्रेंड फंक्शन बनाए ना उसको हम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, और ये एपी को हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक वॉइड डिस्प्ले बना रहे हैं और इसमें एपी क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, और डॉट एस जब करेंगे तो हमको कुछ एरर दिखेगा। पहले देख लेते हैं वो एरर क्या आता है, या फिर रन भी हो जाना चाहिए। रन नहीं हुआ क्योंकि उसको पता नहीं यहाँ पे कि एस इसका कोई वेरिएबल है, ये क्लास का डेफिनेशन इसके बाद है। अब बस ये फ्लो, अगर प्रोग्राम का फ्लो आप समझते होगे कि पहले कंपाइलर इसको रीड करेगा और फिर इसको रीड करेगा, तो जब कंपाइलर इसमें रीड करने जाएगा एपी क्लास को मिलेगा, तो अभी तक तो इसको पता नहीं कि एपी कोई डिफाइंड है, लेकिन हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे दिए क्लास एपी, यानी कि हम क्लास एपी सिर्फ लिख के छोड़ दिए, यानी कि हम इस क्लास को आगे डिफाइन करेंगे। अभी हम इस क्लास का भी ऐसे करके डेफिनेशन नहीं दे रहे, जैसे आप सी में प्रोटोटाइप पढ़े होगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो क्लास का डिक्लेरेशन ना देके हम सिर्फ एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये क्लास हम आगे बनाएंगे, तो यानी कि हम इसको यूज कर देंगे, जब भी कहीं पे भी यूज करेंगे तो कंपाइलर ये समझ जाएगा कि ये क्लास का डेफिनेशन हमको आगे मिल जाएगा। लेकिन जब डेफिनेशन आगे है तो ये इसके ऑब्जेक्ट का वेरिएबल्स पे एक्सेस नहीं कर सकते, इसको पता नहीं कि यहाँ पे एस भी डिफाइंड है। एस डिफाइंड तो है इस एपी क्लास में, लेकिन ये क्लास आगे डिफाइंड है, अभी तक इसको सिर्फ ये एपी क्लास का नाम पता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको हटा देंगे और सिर्फ एपी रहने देंगे और सेमीकोलन। बस हम यहाँ पे ये एक बताए थे, स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू हम लोग फंक्शन बाहर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या होगा डिस्प्ले, तो क्या कह रहे हैं, इनकम्पेटेबल वॉइड। अब इस फंक्शन को ना डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं ए नाम का वेरिएबल। अब इसको सही करने के लिए इस वाले फंक्शन को हम बाहर में डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन को बाहर डिफाइन करने का सिंटैक्स है, सबसे पहले जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप ही लिखते हैं, सिर्फ ये क्लास के फंक्शन को बाहर डिफाइन करने का सिंटैक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन जो है क्लास के बाहर चला गया, अभी भी ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर ही है, यानी इसी क्लास के इनसाइड ये फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्लास नेम सीपी और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर,
गुलशन स्क्रीन विजुअल है? हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ। विजुअल है। हाँ तो कंफर्म करते रहिए क्योंकि इंटरनेट आज वाला भी थोड़ा इशू है, ठीक है, हम जगह चेंज किए हैं तो इसके वजह से किसी को एंट्री देना है। थोड़ा सा जूम कर देना भाई, बहुत छोटा है। हाँ अब दिख रहा है सबको? हेलो। ठीक है, हाँ बस बस। तो हम क्या बता रहे थे, ये स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू जो रिटर्न टाइप यूज करते थे वो रिटर्न टाइप हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद हम इस क्लास का जो फंक्शन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है, यानी कि हम इस सीपी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन को डेफिनेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जनरली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहीं पे डिफाइन करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम इसको आगे डिफाइन करें उसके लिए हम सिंटेक्स पहले ये बता चुके हैं, ठीक है, पहले के क्लासेस में ये चीज हम बता चुके थे कि इसको हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्प्ले, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे वो जो हम आर्ग्यूमेंट लेने के लिए बोले थे वो ले लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, सी आउट, और s इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, जो a आया उसके डॉट s को प्रिंट कर दो, ठीक है, सेमी कॉलन। अब कुछ एरर नहीं दिख रहा, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेड वेड भी नहीं दिख रहा, मतलब ये रन हो जाना चाहिए। अब ये c1 डॉट डिस्प्ले को हम कॉल कर रहे हैं cp के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, और इसका जैसे कि ऑब्जेक्ट बनेगा इसके ऑब्जेक्ट, पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, इससे पहले कि ये कुछ इधर उधर करे। आउटपुट 8 प्रिंट होगा क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेट में एट 8 स्टोर किया था, ठीक है। s इज इक्वल टू 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक फ्लो को देखते हैं शुरू से अंत तक, कितना लाइन है, 29 लाइन है। इस पूरे को हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, और क्या बोलते हैं, कंट्रोल देखते हैं कहाँ से कहाँ तक गया और कौन पहले डिफाइन हुआ कौन बाद में डिफाइन हुआ। तो सबसे पहले ये दोनों हेडर फाइल है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, नेम स्पेस वाले को आगे बताएंगे, हेडर फाइल तो पता ही है, सिर्फ जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उसको यूज करने के लिए इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद ये क्लास एपी मान लीजिए अगर हम कोई क्लास ना आगे डिफाइन करने वाले हैं, मान लो इस क्लास पर्सन हम बना देते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देते हैं, इसका मतलब है ना कि हम इस क्लास को आगे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम इस क्लास को डिफाइन नहीं करना चाहते, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास एपी। इसको क्यों कर रहे हैं ये आगे पता चलेगा, ठीक है। ये जो एपी हम यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दिए फॉरवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे सीपी नाम का जो क्लास था इसको डिफाइन करना शुरू किए, ठीक है, और इस सीपी क्लास में हम ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, इसको भी हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे दी, यानी कि इस फंक्शन को भी हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, और बस हम इसमें इतना बता दे रहे हैं कि ये एपी नाम का एपी क्लास टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो अभी तक इसको एपी क्लास पता नहीं है कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसको पता नहीं डेफिनेशन क्या है, लेकिन इसको ये बात यहाँ से पता है लाइन नंबर 3 से कि एपी नाम का एक क्लास आगे डिफाइंड है, ठीक है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है वो क्लास है, इसलिए तो यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, और इस फंक्शन को डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे देखो इस फंक्शन को डिफाइन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस ए का ए डॉट एस को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये एपी जो क्लास है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको यहाँ पे पता ही नहीं हुआ कि एस नाम का उसमें कुछ है भी, ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसी चीज को हम आगे करने, ये जो क्लास डिफाइन करने के लिए एपी जो क्लास है इसको डिफाइन कर देंगे तो इसके अंदर एस डिफाइंड है, तो इसके बाद हम चाहते हैं इसको, ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है इसको हम इसके बाद लिखें, तो सिर्फ इसी को डिस्प्ले कराने के लिए C++ में अगर हम किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को अगर हम चाहते हैं कि उसके बाहर डिफाइन किया जाए क्लास को, तो उसके लिए यही सिंटेक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम, और उसके बाद जो यूजुअल डेफिनेशन होता है फंक्शन को वैसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, ठीक है, इसको इसलिए नहीं डिफाइन किए, इसको आगे डिफाइन करेंगे, बस हम इसको ऐसा समझ लो फॉरवर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसको तो एक कारण है कि यहाँ पे इसलिए नहीं डिफाइन कर रहे ताकि हम अभी एपी क्लास के मेंबर्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। इसको हम ये सेकंड वाला एग्जांपल जो है ना, ये जो प्रॉब्लम था इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एपी क्लास को हम डिफाइन कर रहे हैं, एपी क्लास में एक एस नाम का वेरिएबल बना रहे हैं प्राइवेट, जिसको हम चाहते हैं कि आगे एक्सेस करें, ठीक है। तो और इसको क्या कर रहे हैं हम फ्रेंड में, और इसको फ्रेंड बना रहे हैं इस फंक्शन को, ये जो ऊपर डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिक्लेयर्ड है सीपी नाम के क्लास में, अभी ये डिफाइंड नहीं है सिर्फ डिक्लेयर्ड है,
तो इसको हम फ्रेंड बना ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हम लिस्ट कर दिए। और उसके बाद हम लास्ट में इस सीपी को सीपी के अंदर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन था इसको हम लास्ट में डिफाइन कर रहे हैं a.s को प्रिंट करने के लिए, ताकि अब ये क्लास जो AP डिफाइंड है तो अब इसको पता होगा कि इस AP क्लास का जो ऑब्जेक्ट A होगा इसके पास S नाम का एक वेरिएबल होगा। यानी कि इससे पहले क्लास के डेफिनेशन से पहले इसको पता ही नहीं था कि A के पास कोई S नाम का होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यही चीज है। अब इसको हाँ, यहाँ पे ये वाला देखते हैं। AP क्लास का हम A1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हेलो, हाँ बोल रहा। हाँ, काहे फोन कर दिया, क्लास चल रहा है। इंटरनेट वापिस आ गया। हेलो, हाँ हाँ, तो कोई भी लोग क्लास के बीच में कॉल ना करें। हमारा फोन पे कॉल आते ही सबसे पहला काम होता है इंटरनेट अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा में फंस गया। एक सेकंड, हम इसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं ताकि ये लूप में ना फंसा रहे। इनको भी एडमिट कर ही देते हैं। साकेत हैंड रेस कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो हम यहाँ पे ये क्या करें, समझाने एपी के बाद क्लास। एक सुनना। हाँ हेलो, हाँ, समझाने के बाद एक बार शुरू से समझाना। तो कहाँ से? ये समझा दो, उसके बाद फिर से एक बार शुरू से समझाना। हाँ, तो ये जो सेकंड वाला हम पहले जो क्लास लिखे था ना कल वाला, ये जो जिसमें आप प्रॉब्लम फंस गया था, उसको हम जब डिफाइन करेंगे तो ज्यादा क्लियर। हम पहले बताएं, दो दो एग्जांपल हम ले रहे हैं। जो ये सीपीएपी वाला है, ये थोड़ा सीपीएपी है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हम ये सिर्फ शॉर्ट में रखने के लिए बनाए थे, ठीक है। आप बस ध्यान से सुनते जाओ, ना भी समझ में आए तो ये वाला जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, और एक और अगर जरूरत पड़ा तो देख लेंगे आज वाले फाइल में, ठीक है। तो पहले हम इसी को बस ठीक। अभी के लिए इतना समझो ना। यहाँ पे जो चीज हम कर रहे हैं वो पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। हम दो क्लास बना रहे हैं, ठीक है। दो क्लास बना रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला क्लास हम क्या बना रहे हैं, एपी, और दूसरा क्लास क्या बना रहा है, सीपी, ठीक है। सीपी के अंदर एपी के अंदर एक प्राइवेट डेटा है, ठीक है। एपी के अंदर एक प्राइवेट एस है, एस नाम का डेटा है, एस इक्वल टू 8। ये चीज आपको क्लियर है ना? ये प्राइवेट एक डेटा है एस। अब हम क्या चाहते हैं कि हम सीपी क्लास का एक फंक्शन है, क्या हुआ, सीपी क्लास में ना एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है। ये चीज आप देख, आप ये सब कोड में बाद में पढ़ सकते हो। अभी बस आप ये हम एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं रहता। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ना हम प्रिंट करना चाहते हैं इस एपी क्लास के प्राइवेट डेटा को, जबकि क्लास के बाहर ये जैसे ही क्लास का डेफिनेशन समाप्त होगा, यानी कि अगर ये क्लास का अगर डेफिनेशन है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता है। सिर्फ सिंटेक्स नहीं, हम बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिख रहे हैं। ये चीज हम बार बार बता दें, इसको सिंटेक्स ना समझिएगा। यहाँ पे इसके अंदर ये प्राइवेट एस है, ठीक है। तो इसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसी में अगर हम इसको बोल दें कि ये वाला फंक्शन को ना फ्रेंड बना लो, ठीक है। जो सीपी क्लास का डिस्प्ले है इसको हम अगर ऐसा बना दें, फ्रेंड सीपी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले, ठीक है। और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह देना है वो सब इसमें दे देंगे, और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी लिखना होगा तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। वो सब चीज हम छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस हम और दे देते हैं। अच्छा, अभी तक आपको ये समझ में आया ना कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू किस क्लास के प्राइवेट डेटा को किस क्लास में एक्सेस करना चाह रहे हैं? ये चीज समझ में आया। हम यहाँ पे प्रिंट एस करना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि टेक्निकली क्लास का डेफिनेशन ये कहता है कि हम प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक सीपी जो क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं, और उसके अंदर हम चाहते हैं कि इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन भी खत्म हो, इसको यहाँ पे नहीं कर देते। हाँ, इसको हम फ्रेंड ना क्लास के अंदर ही बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करो तो समझ जाओगे। ये बात समझ में आया कि हम किस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा को स्टोर करके रखे हुए और किस क्लास के थ्रू एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं? ये चीज समझ में आया या नहीं? यस टाइप की
आप अनम्यूट करके बोल सकते हाँ समझ में आ गया। हो। ये चीज समझ में आ गया ना? हम्म। चैट हम चेक कर ले, किसी ने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो आप जो अनम्यूट करके बोले, हमको लगता है बाकी लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम इसको, अब ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन वाला अब आपको समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो बस, इसीलिए हम ये फॉरवर्ड आगे डिक्लेयर और पीछे डिक्लेयर जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एपी नाम का क्लास हम पहले इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये जो सीपी हम बना रहे हैं ना, इसके अंदर हमको ये बताना है कि डिस्प्ले फंक्शन जो एपी क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। तो अब ये पहले पूछ देगा कि एपी है कहाँ, तो इसलिए हम इस पहले ही बता दे रहे हैं कि एपी नाम का एक क्लास हम आगे बनाएंगे, ठीक है, जो कि हम अभी नहीं बनाए हैं। तो अभी हम क्लास बनाए नहीं है तो उसके प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये जो फंक्शन है स्पेसिफिक, इसको भी हम बस डिक्लेयर करेंगे और ये इसको आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एपी क्लास, ये सीपी खत्म हो गया और उसके बाद ये एपी को डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर प्राइवेट डेटा, और इसके पब्लिक सेक्शन में ना हम इस फंक्शन को भी फ्रेंड बना ले रहे हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है पर डिस्प्ले, इसको फ्रेंड बना ले रहे हैं ताकि इसके पास ये ऑथोरिटी आ जाए कि ये जो एपी वाला क्लास है जिसमें प्राइवेट डेटा है, इसको हम अगर फ्रेंड बना ले इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन के पास एक ऑथोरिटी आ जाएगा, या फिर यहीं पर ये फंक्शन है, इसके पास ये पावर आ जाएगा कि ये इसके एपी के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन बस आगे नहीं कर रहे ताकि इसका ऑब्जेक्ट वाला सिंटेक्स में प्रॉब्लम ना, ये चीज हम कर रहे हैं। ये चीज आप जब कोड पढ़ोगे ना तो खुद से आप समझ जाओगे, ठीक है। और सिंटेक्स जो कल हम लिखे थे वही सिंटेक्स है कि सबसे पहले देना है फ्रेंड कीवर्ड, रिटर्न टाइप, और जिस क्लास के फंक्शन को यानी सीपी क्लास के स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम, जो कि एपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसको हम ये अपना फ्रेंड बना रहे हैं ताकि वो हमारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे हैं, इस डिस्प्ले नाम का फंक्शन को हम सबसे लास्ट में डिफाइन कर रहे हैं और इसको प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ये बस 3 लाइन है, इसमें हम एपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो एपी क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, एपी क्लास का कोई अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके एस में 8 ऑलरेडी स्टोर होगा, यानी कि जो A1 बना, A1 का डॉट एस अगर हम कभी भी करते हैं तो 8 प्रिंट होगा, ठीक है। तो वही हम एक नीचे फिर से क्लास दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना जो कि सीपी था, सीपी नाम का क्लास था, इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें जो सीपी क्लास में हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए हुए, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बताया था डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए हुए थे। तो हम उसको सीपी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए C1 डॉट डिस्प्ले। और जो ये डिस्प्ले फंक्शन है ना, ये एपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि हम यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे एक पहले ऑब्जेक्ट बनाए A1 और उसको पास कर दिए, ठीक है। तो वो ये ऑब्जेक्ट को ले गया यहाँ से, ये जो A1 नाम का ऑब्जेक्ट बना इसको अंदर ले गया और यहाँ पे ये डॉट एस को प्रिंट करने का ट्राई किया, जो कि अगर ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसके पास ये एस होगा। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अगर इसको रन कोड करें तो s इक्वल टू 8 प्रिंट होगा, वो आउटपुट हम दिखा चुके हैं। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए थे, फ्रेंड इंट नम, तो हम इसको क्या किया था ना, क्लास के बाहर कर दिए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ना कि ये जो नम नाम का क्लास, ये सम नाम कहा गया, सम वाला फंक्शन, नम यानी नंबर्स, ठीक है, इसमें 2 नंबर्स है इंट ए भी, और ये बाहर हम एक सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं और उसको फ्रेंड बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बनाने के से पहले ना हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को डायरेक्टली फ्रेंड ना बनाए, हम ये फंक्शन एक क्लास के अंदर होगा, तो उसके लिए हम एक क्लास कल बता रहे थे कैलकुलेटर, ठीक है। उस कैलकुलेटर क्लास में इस फंक्शन को हम डाल देते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्शन में डालेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स को फॉलो कर लेते हैं। इसमें भी हम क्लास ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो एक चीज आप जरूर कीजिए, जो हम टेलीग्राम पे शायद कल वाला अपलोड नहीं किया, ठीक है, जब भी हम कोड अपलोड करें तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सेमी कॉलन, ये सब सिंटेक्स इधर उधर हो रखा है। यहाँ पे फिर बोला है कि ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहले सिंटेक्स सही करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते इसलिए इसका फ्रेंड बनाना होगा। तो फ्रेंड क्या करेंगे, ये इंट सम को नहीं बताएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर जो सम है CALCULATOR, और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और सम को हम ये एक्सेस दे रहे हैं कि वो हमारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और दिनेश से भी नहीं लिया, दोनों से ले लिया।
जाओ। इस प्राइवेट मेंबर को ना ये एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो अब आप बस देखते जाओ कि हम ये दोनों क्लास को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किए कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर क्लास को हम सबसे पहले लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। इस कैलकुलेटर क्लास को हम ऊपर लेके जा रहे हैं जिसमें फ्रेंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर आगे पीछे आप खुद से कर सकते हो। अगर समझ में ना आए आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो फ्रेंड फंक्शन जिस क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, जिस क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को रख रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ऊपर रख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको कर रहे हैं तो ये नम नाम का जो क्लास पूछ रहा है ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले ये कैलकुलेटर डिफाइंड है तो इसके पहले ये कैलकुलेटर वाला डिफाइंड है तो इसके नीचे नम डिफाइंड है, यानी कि नम इसको मिलेगा नहीं। तो नम को हम इसको पहले मिल जाए इसलिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे देंगे, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। यानी कि जब अभी हम इसको डिफाइन नहीं किए, ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड यानी शुरू में ही हम इसको डिक्लेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑडियो आ रहा है हमारा? हेलो, एनीबॉडी अगर कोई कंफर्म कर दे हमारा ऑडियो आप तक पहुंच रहा है। किसी का डाउट है उसे क्लियर कर दो। अच्छा, पूछिए डाउट। देखिए सबसे अच्छा बात है हम ऐसा सोच अज्यूम करके पढ़ा सकते हैं कि आपको यहाँ पे डाउट है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पूछ लोगे कि हमको यहाँ पे डाउट है तो आपका ज़्यादा जल्दी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम तो सिर्फ हो सकता है हम जहाँ पे क्या बोलते हैं फोर्स करके जिसको ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं वो वहाँ पे आपको डाउट ही ना, और जहाँ हम जल्दी में निकल जाए वहाँ पे आपको डाउट हो, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर बताइए कि आपको डाउट एग्जैक्टली है कहाँ पे। सर नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, हम जो चीज़ हम कोड को भी दोबारा से बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्लास हम नम बना रहे हैं, हम इसको अगर सेमीकोलन लगा देते हैं इसका मतलब हम इसको आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब बस इस फंक्शन को ना, इसके अंदर जो ये फंक्शन है इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। इस फंक्शन को ना हम उठा के बाहर ही ले जाने वाले हैं। ये इंट सम जो है ना इसमें नम और इसके बाद हम इसको लगा देते हैं सेमीकोलन, यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन को हम डिफाइन ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सम नाम का फंक्शन है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमको ये nm यानी नम क्लास का यहाँ से जो क्लास डिफाइन स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर ये जो ab है इसको अभी तो ये तो नहीं पता है ना, हम इसको सिर्फ यही बताए ना कि नम क्लास हम एक डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम बार बार ये चीज रिपीट करें, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि ऐसा कोई क्लास आगे डिफाइन होगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या मैसेज होगा, क्या वेरिएबल होगा वो चीज नहीं पता। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं डिफाइन करना फंक्शन को, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन सम जो है इनसाइड है, ऐसा मत समझना कि सम बाहर हो गया। अब इसको सिर्फ हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके इस फंक्शन को का डेफिनेशन हम आगे बाहर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिख देते हैं और जिस क्लास का वो मेथड आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है हमारी? क्लियर तो आ रहा है, हाँ, क्लियर तो आ रहा है। कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है सुशांत तुम्हारा, फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ, तो ये इंट कैलकुलेटर बना रहे हैं हम। इंट कैलकुलेटर जो क्लास भाई बनाए थे एकदम से कम हो गया। हाँ, तो इसमें जो हम सम नाम का फंक्शन बनाए थे, क्या वो वाला, ये जो सम नाम का फंक्शन बनाए थे ना इसको हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा था, एक नम क्लास का nm ऑब्जेक्ट ले रहा था, और अब ये क्या करेगा, हम वहाँ पे उस जो कोड कॉपी पेस्ट किया, क्या बोलते हैं, उसी को हम पेस्ट करें, ठीक है। ये चीज़ हम हटा दें। ये सिंटेक्स जैसे इधर उधर हो ना तो आप सिंटेक्स को सही करो, वरना सिंपल कोड में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे सिर्फ सिंटेक्स अगर इधर उधर हो गया तो। मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं रहा। तो अभी फॉर्मेटिंग ठीक है। यहाँ पे इंट एक सी नाम का वेरिएबल बना रहा है जिसमें हम नंबर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है nm इसके डॉट ए प्राइवेट मेंबर को और डॉट बी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब सब कुछ सही है। एरर कहाँ पे आ रहा है, एक सेकंड हम चेक कर लें। हाँ, तो अब इस सम को ना हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कि हम पहले कर रहे थे, तो अब एक कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हम कल कमेंट आउट किए थे। कुछ यही फॉरवर्ड डिक्लेरेशन वाला प्रॉब्लम था कि मतलब उसको पता नहीं चल रहा था, इसकी वजह से कल रन नहीं हो रहा था। कल सिंटेक्स बिल्कुल सही था। और अब क्या कर सकते हैं ना, हम इस C1 के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। C1 डॉट सम यानी कि जो कैलकुलेटर क्लास के अंदर डिफाइन है जो फंक्शन
उसको हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और सिर्फ ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल कर सकते हैं। अगर ये सम इंडिविजुअली यानी किसी क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर ये क्लास के बाहर होता तो हम इसको डायरेक्ट जो यहाँ पे बिना किसी ऑब्जेक्ट के सम को कॉल कर सकते थे। लेकिन ये जिस क्लास में होगा, वही, हाँ, तो जिस क्लास के अंदर होगा ना उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रन कोड पे क्लिक करते हैं और आज सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड बनाने का सिंटैक्स हम जैसा बताए थे वैसा ही यूज कर रहे हैं। और प्रिंट क्या होगा, 7 और 8 है तो सम इन दोनों का 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एरर कुछ नहीं आया, मतलब ये थोड़ी देर में प्रिंट कर ही देगा। अब इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, कोई बात नहीं, वेट कीजिएगा जो लोग समझ में नहीं आया। द सम इज 15। ठीक है, तो यहाँ से डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्लास नम लिख दिए। ठीक है, और क्लास नम क्या है ना, क्लास नम में एक हम जो भी डिटेल्स डालने वाले हैं उसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, मतलब डिफाइन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में कैलकुलेटर क्लास बना रहे हैं, उसमें हम सम नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। हमारी मर्जी हो तो हम इसमें एक डिफ नाम का फंक्शन बना सकते हैं। और इसमें भी क्या लेंगे, एक नम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी को लेंगे। ठीक है, इसी को ऑब्जेक्ट लेंगे। अब ये वाला फंक्शन जब बताएंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इस नम क्लास को हम इसके बाद डिफाइन करना स्टार्ट किए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम नम क्लास को इसके बाद ही क्यों रख रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा हम इसको नम को बाद ही क्यों ले जा रहे हैं? अगर आपको समझ में आया तो हिंट यही है आपके पास, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए अनम्यूट करके। आवाज आ रही गुलशन? हाँ। आ रहा है ना, हम ही बताते हैं, हमको ज्यादा बोलने का मन नहीं है। ठीक है, ये 2-3 दिन से बोलने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्या है, हम इस फ्रेंड फंक्शन, ये जो कैलकुलेटर क्लास है ना, इसके सम फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसको पहले ही डिफाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्लास को, कैलकुलेटर क्लास को, वरना इसको क्या लगेगा कि ये कैलकुलेटर क्लास अब कहाँ है। तो यही चीज आप जब कोड में पढ़ो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, एक बार आप इस कोड को जब रीड करोगे ना खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा कौन, या फिर उससे भी नहीं समझ में आया ना तो एक पेपर लेना और उस पर गोल बना लेना। ठीक है, बॉक्स बना लेना, क्लास नम अलग और क्लास क्या बोलते हैं कैलकुलेटर अलग, और उसमें फंक्शन रखना, इसमें प्राइवेट वेरिएबल रखना, और इधर उधर करके रन करके चेक करना। ठीक है, तो अज्यूम करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए कोड आप रीड कर सकते हो। और सिंटैक्स बस यही आपको जो यहाँ पे समझना है वो है कि सिंटैक्स, सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड लिखते हैं, रिटर्न टाइप, और ये चीज हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे नोट शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसको लिखेंगे सी बी, और उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास नेम, और उसके बाद ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उस क्लास के अंदर का ना जो फंक्शन हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फन नेम लिख देते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के और सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, ये होता है फ्रेंड फंक्शन, किसी क्लास के स्पेसिफिक फंक्शन को फ्रेंड बनाने का। ठीक है, और अगर वो फंक्शन बाहर डिफाइंड है, ठीक है, अगर वो फंक्शन बाहर डिफाइंड है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, रिटर्न टाइप, तीनों चीजें हम केसेस हम बता रहे हैं कब कब कैसे कैसे फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप और डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख देंगे, ये चीज हो गया। और यहाँ पे ये तो देना ही है। अब एक तीसरा कंडीशन क्या होता है ना कि अगर फंक्शन क्लास के अंदर है तो क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो फंक्शन है वो, हाँ फंक्शन नहीं, मान लो कि हम पूरे क्लास को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, जैसे एक कैलकुलेटर क्लास है, इसमें एक सम नाम का भी वेरिएबल है और फंक्शन है, और डिफरेंस नाम का भी फंक्शन है। आगे चल के हो सकता है इसमें एक प्रोडक्ट नाम का भी हो जाए जो मल्टीप्लाई करता हो, तो वो भी इस नम क्लास का ही ऑब्जेक्ट ले। ठीक है, और उसकी को वो भी चाहे कि प्राइवेट एक्सेस करना, तो इसके लिए भी हम लोग को फिर से यहाँ पे ये वाला, ये जो लंबा वाला कहानी है, ये चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, लाइन नंबर 27 वाला। तो इसका एक वही हम कल बताए थे, जो कि क्या कर सकते हैं हम, फ्रेंड और क्लास कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद उस क्लास को ही हम
फ्रेंड बना लेंगे जिस क्लास के अंदर चाहते हैं कि हम उसका सारा फंक्शन, यानी कि इसका ये जो तीनों फंक्शन अब होगा, इसके पास ये एबिलिटी आ जाएगा, यानी क्षमता आ जाएगा कि ये जो जिस क्लास ने यानी नम क्लास ने इसको अपना फ्रेंड बनाया है तो इसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हाँ ये तीनों चीज हो गया। इनसाइड क्लास, ठीक है, इनसाइड क्लास जो फंक्शन है उसको अगर फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसको करने के लिए सिंटैक्स है। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या है, अगर फंक्शन जिस फंक्शन को हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं ना वो किसी क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, आउटसाइड क्लास, जैसे कल था इंडिपेंडेंट, हम सबसे पहला जो एग्जांपल है तो इंडिपेंडेंट है, यानी उसका किसी क्लास से लेना देना नहीं था। और यहाँ पे आउटसाइड का स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर है। और ये थर्ड वाला टाइप क्या था कि पूरे क्लास को, यानी होल क्लास, यानी पूरे क्लास को ही फ्रेंड बनाना चाहे तो इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंटैक्स का पार्ट हो गया। ये तीन चीज आपको समझना होगा फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और बाकी सब कंट्रोल्स का खेल है, कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है। तो इसको आप एक बार कॉपी पे हमारे या फिर ये रिकॉर्डिंग को आप दोबारा से देखना। ठीक है, ये चीज आप समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर क्लास बना रहे हैं और इसके अंदर ये जो दो हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दिए इसको हम क्लोज कर दें, और ये हम डिफरेंस वाला फंक्शन फिर से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समझ में किसी को आया है तो बताइए कि हम इस डिफरेंस वाले फंक्शन को कहाँ डिफाइन करेंगे। हेलो, अगर कोई बता पाता है तो हम समझेंगे समझ में आया, वरना हमको दोबारा से लगता है रिपीट करना होगा। हेलो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हमारा प्रॉब्लम है क्या गुलशन? हाँ, तो ये वाला वो आदित्य किसी और समझ, का था। आदित्य लिखवा देगा डिफरेंस फंक्शन। ये जो अभी हम जैसे सम डिफाइन किए ना, सम को हम क्या बोले कि सम नम क्लास का एक nm नाम का ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, या फिर n1 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। ठीक है, उसको हम आगे डिफाइन किया यहाँ पे इस क्लास के बाद, ये नम क्लास डिफाइन करने के बाद कहाँ गया, यहाँ से नम क्लास डिफाइन किया और उसके बाद हम इस सम को डिफाइन किया। अब बस हम इतना पूछना चाह रहे हैं ना कि हम एक डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं और उसमें भी हम नम क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस करना चाहते हैं, यानी ए भी। ठीक है, ए माइनस बी करना चाहते हैं, तो nm डॉट ए nm डॉट ए माइनस nm डॉट बी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बस पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको कहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात ध्यान से सुने हो तो हम जहाँ पे ये सम को डिफाइन किए वहीं पे डिफाइन करेंगे, जैसे सम को डिफाइन किए वैसे ही डिफरेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं खराब करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन करके हम जल्दी से ओवरलोडिंग को भी देखेंगे, ऑपरेटर वाला भी कहाँ गया। हाँ, हम यहाँ पे जहाँ पे ना कैलकुलेटर क्लास के इस सम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे वहीं पे डिफरेंस को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन हम लोग इंट डायरेक्ट डिफरेंस नहीं डिफाइन करेंगे, तो ये सिर्फ ये क्लास के बाहर हो जाएगा, लेकिन हम इस क्लास के अंदर वाले को करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भैया कैलकुलेटर क्लास में जो डिफरेंस है हम उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, यानी बाहर से हम कोई नया डिफरेंस फंक्शन नहीं बना रहे। तो ये फंक्शन क्या करेगा ना, ये भी एक इंट सी न्यू वेरिएबल लेगा और उसमें ये जो नंबर इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका डॉट ए करेगा, माइनस में nm डॉट बी कर देगा और उसको स्टोर करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, सी को। अभी ये क्या बोल रहा है कि डिक्लेयर इज इनएक्सेसिबल। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, इसलिए इनएक्सेसिबल बोल रहा है ना कि अभी ये जो डिफ वाला फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी क्या हम फ्रेंड फंक्शन बनाने हुए सम का, सम को, यानी कि जो कैलकुलेटर क्लास के अंदर सम नाम का फंक्शन है सिर्फ इसी को हम फ्रेंड बनाए हुए हैं, तो दूसरे वाले को भी फ्रेंड बनाने के लिए इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको दूसरे वाले को फंक्शन फ्रेंड बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज हम बताएं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रेंड बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं। जो डिफरेंस नाम का फंक्शन है कैलकुलेटर क्लास में, हम उसको भी चाहते हैं कि वो भी हमारे कहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करे और उनका डिफरेंस फाइंड करे, तो उसको फ्रेंड हम बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे।
तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमको लग रहा है इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, बोलिए जो लोग बोलना चाहें। हमारा हमको बोलने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, ठीक है, तो आप नहीं समझ सकते। जितना आपको बोलने में तकलीफ है ना, उसका 10 गुना हमको तकलीफ हो रहा है। हम फिर भी बोल रहे हैं बस। जो लोग हमारे साथ वाले हैं उनको पता है कि हम क्यों नहीं बोलना चाह रहे। बताइए जो लोग बताना चाहते हैं, या फिर हम अगर हम लिखेंगे तो हम बोले बताएंगे नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट टाइप कर देंगे। तो इसको फ्रेंड बनाने के लिए हम लोग फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे इंट, और जैसे उसको बनाया ना सेम चीज हम पूछना चाह रहे थे। आप अगर ध्यान से देख रहे होते तो पता होता। कैलकुलेटर का स्पेलिंग गलत है, CALC, ठीक है। और इसके अंदर जो डिफ नाम का फंक्शन है, इसी को हम नम जो ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसको भी हम फ्रेंड बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये डिफरेंस नाम का फंक्शन है, इसको कंट्रोल दबा क्लिक करें तो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इन दोनों के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सी भी, और अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका डिफरेंस प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ को कॉल कर देंगे, जो कि इस कैलकुलेटर क्लास के इनसाइड ही डिफाइंड है। अगर हम इस कैलकुलेटर पे कंट्रोल दबा के क्लिक करें, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इंट और सम और डिफरेंस नाम का दो फंक्शंस हैं, और उन दोनों को हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C1, और उसके थ्रू कॉल कर रहे हैं C1.sum, C1.difference, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करने से पहले हम यहाँ पे एक हैंडल लगा दें ताकि आपको आउटपुट सही से दिखे, ठीक है। डिफरेंस माइनस होगा ना? क्या कहाँ पे हम कहीं प्लस लिख दिए क्या? इंट अच्छा, सी जो किए हैं नम इंटू ए हो। हाँ हाँ हाँ, ये हम टाइप किए होंगे, शायद टाइप होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू करे तो ये एरर देगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं नहीं, ये क्या करेगा ना, ये सच में कुछ गलत ही कर देगा, ठीक है। ये जो इक्वल टू ये क्या करेगा, ये नम जो बी है उसको ए के बराबर कर देगा, और उस सी को स्टोर कर लेगा और सी रिटर्न कर देगा। यानी कि ये प्रिंट क्या कर देगा, जो बी का वैल्यू होगा 8 है प्रिंट कर देगा, और दोनों का वैल्यू भी 8 कर देगा, ठीक है। इसको अगर हम जरूरत पड़ा तो देख लेंगे, वरना रन कोड पे क्लिक करते हैं। अभी डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट 7 माइनस 8 माइनस 1 प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, मैसेज नहीं चेंज किया, द सम इज, वो वहाँ पे द सम इज की जगह पे द डिफरेंस इज करना है, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी हमारा लो है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा या फिर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों कोड को हम डाल देंगे, और बस हम जल्दी से चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस कोड को रन कीजिए, एक बार कोड पढ़िए ऊपर से नीचे तक, देखिए कौन कौन क्लास है, उसको कॉपी पे क्या बोलते हैं, अगर आप ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो उसको डायग्राम बना के जैसे समझना समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कल, अगर हम ज़्यादा क्या बोलते हैं एनर्जी में रहते हैं तो हम कल पहले इसी को देख लेंगे। बाद बाकी इसको क्लोज करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखते हैं, जो कि कंप्लीटली इससे अलग कॉन्सेप्ट है। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस मेड यू इन फ्रेंड फंक्शन CPP? यस सर, सेव कर लिया जाए। सर वॉइस नहीं आ रही, प्रदीप की अभी भी वॉइस नहीं आ रही क्या? एनीबडी, बाकियों को आ रही है क्या? हाँ। आ रहा है। चलिए साकिब, कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। सर कट कट के आ रहा है। कट कट के, अच्छा प्रदीप जी समझ में आया या फिर कट 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 के आया? तो पहले समझ में आया, इससे पहले वाला नहीं नो समझ? सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हमको लग रहा है कि आप हाँ, रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग से भी ना समझ में आए, जो चीज़ यस सर, रिकॉर्ड। हम दोबारा रिपीट करें उससे अच्छा आप दोबारा एक बार देख के देखिए, फिर भी ना समझ में आए तब हम तरीका बदलेंगे समझाने का, क्या? ओके सर, रिकॉर्डिंग एक बार और देखेंगे। हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग थोड़ा स्लो करके भी देखिएगा तो और क्लियर रहेगा। ओवरलोडिंग डॉट CPP, ओवरलोडिंग क्या ओके सर। होता है ना, कि हमारे पास जो ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, तो ये प्लस क्या करता है, इंटीजर को ऐड करता है, फ्लोट को ऐड करता है, ठीक है, और लॉन्ग डबल जो भी है डेटा टाइप, जो भी क्या बोलते हैं डबल होता है, इनका होता है स्पेलिंग भाई, डबल, इन सबको ये प्लस ऐड करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना कि इस प्लस के पास एक और एबिलिटी हो,
जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बना रहे थे, तो उसमें हम चाहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट को C1 जो ऑब्जेक्ट है और C2 जो ऑब्जेक्ट है, हम क्या बोलते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान मत लेना कि C1 C2 अभी कहाँ से आएगा। इसको पहले एक मल्टी लाइन कमेंट लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्लस है ना, हम चाहते हैं कि इसके थ्रू यहाँ पे सिंपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बस एक दो तीन लाइन में लिख देते हैं होता क्या है। ऑपरेटर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो जरूर ही ध्यान से देखिएगा। एडिंग एडिशनल ऑपरेशंस टू अ एग्जिस्टिंग, यानी कि जो C++ में ऑब्जेक्ट ऑपरेटर है ना, ठीक है, तो ये क्लास के स्कोप में किया जाता है, ठीक है। इसको .1 करके लिख देते हैं। एडिंग एडिशनल ऑपरेशंस या फिर या एबिलिटीज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ऑपरेटर को हम कुछ और काम थमा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इस जो प्लस को इसको हम ऐसा इस तरह से ओवरलोड कर देंगे। ओवरलोड मतलब क्या समझते हो कि उसी को कुछ और काम दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर है और उनको डिफेंस मिनिस्ट्री भी दे दिया गया, तो यानी कि वो अपना काम तो करेंगे ही, दो इंटीजर मिलेगा तो सम कर ही देंगे, लेकिन अगर उसको क्या बोलते हैं जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए फिर भी उसको भी सम कर ले, ठीक है। तो इसका कुछ सिंटेक्स होता है, चार का दो होगा, एडिशनल मीनिंग ऐड करता है और उसके बाद ऑपरेटर ओवर सिंटेक्स ही देखते हैं पहले, उसके बाद अगर कुछ पॉइंट ध्यान में आता है तो उसको देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। वो रिटर्न क्या करेगा, क्लास डिफाइन कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किस सिंटेक्स में देख रहे हैं, ठीक है। मान लो नंबर कॉम्प्लेक्स रिटर्न करेगा, यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेटर कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। ऑपरेटर C++ का एक कीवर्ड है। और उसके बाद जो भी ओपी, यानी ओपी में हम लोग कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे या तो प्लस लिख सकते हैं, प्लस को कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ये हुआ सिंटैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट हम ले सकते हैं, तो आर्गुमेंट क्या लेंगे, दो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो C1 ले ले रहे हैं, C2 ले ले रहे हैं, ठीक है। इस प्लस को मान लो कि हम माइनस को भी ओवरलोड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को भी ओवरलोड कर सकते हैं, डिवाइड को भी ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन अब जो ध्यान रखने वाली बात है कि हम ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है इसको कभी ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर ये डॉट जो क्लास का मेंबर एक्सेस करने का होता है इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। हम लिख देते हैं can't be लोडेड। ये शायद आप एग्जांपल में अगर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हो तो ये दोनों चीज लिखना, ठीक है। ये एक टर्नरी वाला जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके कहा गया, क्वेश्चन मार्क, और ये टर्नरी ऑपरेटर आपको याद है किसी को क्या होता है, कंडीशन चेक करने वाला एक होता था, ठीक है, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड। आवाज आ रही है गुलशन, कोई बोल नहीं रहा। और उसके बाद ये स्कोप रिजोल्यूशन, आवाज आ रही है। हाँ इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इसका जितना काम है ना, कुछ लोग होता है ना घर में जिसको जितना काम मिला हुआ है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा काम उसको हम दे ही नहीं सकते। और उसके बाद एक डॉट जो मेंबर एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है, मेंबर ऑपरेटर क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए मिला हुआ, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होता होगा, और कुछ होता होगा इसके सिवाय ना, बाकी सब जो भी है, ठीक है। हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। यही इसी को हम देखेंगे क्योंकि ये यूनरी है। हाँ, ऑपरेटर दो टाइप का होता है, ये चीज हम यहाँ पर लिख लें, दोनों टाइप वाले को हम ओवरलोड कर सकते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें कि ऑपरेंड का एक ही ऑपरेंड हो, और जो बाइनरी जिसमें दो ऑपरेंड हो, ठीक है।
यूनरी ऑपरेटर क्या था, प्लस प्लस था, माइनस माइनस था, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट और क्या बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, दोनों आप पढ़ सकते, दोनों पढ़े होंगे, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, सबको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हो, माइनस हो, सब डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, मॉड्यूलो हो, मॉड्यूलो का शायद पता नहीं, रहने देते हैं इसको, ठीक है। बाद में आप ओवरलोड करके देख लेना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मान लेना कि नहीं होता है, जनरली होता ही होगा। हमको जहाँ तक ध्यान है ये तीन और एक तो शायद और होता है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसका काम इम्पोर्टेंट है उसको ओवरलोड कर देंगे तो प्रोग्राम का मीनिंग शायद चेंज हो सकता है, फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए जो C++ के डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ ऑपरेटर्स को बोल दिया कि भैया ओवरलोडिंग का फीचर तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ जो हमारा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स है इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर दोनों को हम ओवरलोड कर सकते हैं। और ऑपरेटर यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का हम ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, इसको हम कोड में ही देख ले रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी अब इसमें इतना ही सिंटेक्स है, क्या गया रिटर्न टाइप, इसको हम सिंटेक्स लिख दे रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न टाइप, ये चीज आप बहुत अच्छे से नोट करना, ये एग्जाम में आप एग्जैक्ट लिख के आने वाले हो। रिटर्न टाइप, और उसके बाद ये ऑपरेटर नाम का कीवर्ड, और उसके बाद ओपी। ओपी हम सिर्फ एक ऐसे लिख दे रहे हैं, आप बस कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे हो सकता है, चाहे यहाँ पे प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, माइनस क्या, माइनस सब्ट्रैक्ट दोनों ही किया, प्रोडक्ट हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये तीन नहीं होना चाहिए, ये तीन तो हमको पक्का पता नहीं होता, बाकी भी एक दो होता होगा यहाँ पे। और इसमें आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, अगर हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अगर बाइनरी है ना, ये चीज हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर यूनरी ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 1 होगा, यानी एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा और उसी पे ऑपरेशन करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर बाइनरी को हम कर रहे हैं तो उस केस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, हो जाएगा, यानी कि दो इनपुट लेगा, ठीक है, और उन दोनों पे कुछ ऑपरेशन करेगा वो ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना है कि वो ऑपरेटर क्या करेगा, ठीक है। वो ऑपरेटर जो दो यूनरी मतलब उसको जो भी आर्ग्यूमेंट मिला, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट के साथ वो क्या करेगा, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा ना, एक चीज हम बता रहे हैं, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा, जो भी ये रिटर्न करेगा, ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश लिख देते हैं, शायद सही रहेगा। रिटर्न वैल्यू विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर वो ऑपरेटर को यूज किया गया, यानी कि अगर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐड करने का ट्राई किया गया तो जो भी हम इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देंगे ना, वही उसमें असाइन होगा, ठीक है। अगर दो इंटीजर का होता तो जो यहाँ से हम रिटर्न करते वही दोनों का रिजल्ट में स्टोर होता या फिर असाइन होता। इसको जब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। नोट में बस हम अभी तक क्या लिखे हैं कि एडिशनल मीनिंग ऐड करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, दो टाइप का ऑपरेटर होता है, यूनरी और बाइनरी, और इसका एक एग्जांपल डिफाइन करने का हम ट्राई कर रहे थे, और इसको हम यहाँ पे ना ऐसे कर देते हैं कमेंट, ठीक है, यानी कि इसमें और कोड्स है। चलो अब सब कुछ सही है, और इसका एक सिंटेक्स में हम यहाँ पे देख लिए कि रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर, जनरली क्या होता है वो रिटर्न टाइप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे हम ऑपरेशन करते हैं उसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, ठीक है। और सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, ऑपरेटर लिखते हैं, ओपी लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, मतलब आर्गुमेंट, और उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जो फंक्शन रिटर्न करता है वही उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है। अब इसको ज्यादा जो लफड़ा है पूरा उसको हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ओवर एग्जाम्पल क्या इसका ले सकते हैं, exp.cpp, हम एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जनरली इंटीजर वैल्यू को ओवरलोड करता है, ठीक है।
लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक इंक्रीमेंट करेगा, तो उसके लिए सिंटेक्स देखते हैं। हाँ सिंटेक्स का प्रोग्राम देख ले रहा है। कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है क्या? आवाज आ रही है हमारी? नेम स्पेस नहीं डिफाइन करना भाई, जो रखा हुआ उसको एसटीडी को यूज करना। हाँ तो उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन। इंट मेन करने से पहले ना एक क्लास बना रहा है टेस्ट, नाम आपको पता है, हम लास्ट में इसका शायद पर्सन ही कर दें, ठीक है। इस क्लास टेस्ट में एक पब्लिक ही करते हैं, ज़्यादा एक्सेस मॉडिफायर कंफ्यूज कर देगा। इसमें एक वेरिएबल है काउंट, ठीक है। फिलहाल काउंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज होगा जनरली, जो कि होता भी है शायद, और हम यहाँ पे 0 लिख ही दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। क्या देख रहे हैं वाले, इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और भाई लेके जाओ लगो। अब इसको ना हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए जो सिंटैक्स बताए थे, कहाँ गया ये सिंटैक्स, ठीक है। पहले रिटर्न टाइप ऑपरेटर, और जो क्या ऑपरेटर कीवर्ड, और उसके बाद जो भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं वो आर्गुमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ को हम लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न टाइप में ना ये टेस्ट क्लास का ही हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट। और रिटर्न करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर कीवर्ड। और उसके बाद मान लो हम प्लस प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये चूंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसमें ऑपरेंड एक ही इसको चाहिए, या एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो वो एक ऑपरेंड हम इस आर्गुमेंट के थ्रू पास कर देंगे। तो क्या होगा, इस टेस्ट क्लास का एक t1 नाम का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर के अंदर क्या करेगा ना, कहाँ गया, प्लस प्लस मस्ट बी टाइप ऑफ एंड, क्या कह रहा है, छोड़ो इसको, देखते हैं, इग्नोर करते हैं, बाद में जो मैसेज प्रिंट होगा उसके थ्रू समझने का ट्राई करेंगे क्या हुआ। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट में ना इंट सी बनाता, सी नहीं बनाते, ठीक है। टेस्ट क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, t2 करके, और t2 डॉट ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको इंक्रीमेंट करके इस नए क्लास का दूध बंद कर दो। तो यहाँ पे t2 जो है क्या करना चाह रहे थे हम, फिर हम सम को ओवरलोड करते हैं, ठीक है, इसी को कर रहे हैं t2 एक सेकेंड, हमारा शायद दिमाग फ्रेश हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटर कीवर्ड मस्ट बी टाइप, ये सब और इग्नोर करना है। जो t2 हम बनाए, ये t1 जो ऑब्जेक्ट आया, इस ऑब्जेक्ट का जो काउंट है हम इसको इंक्रीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो t1 आया, t1 डॉट काउंट जो है इज इक्वल टू, क्या कर देंगे हम, t1 डॉट t1 क्यों करें, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट वही लिखेंगे, t1 डॉट काउंट इज इक्वल टू t1 डॉट, जो पहले से t1 डॉट काउंट है, प्लस 1, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑपरेटर ऑफ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, छोड़ो इसको इग्नोर करते हैं। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट क्लास का मेन फंक्शन में, ठीक है। मेन टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि उन दोनों से डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। और इसके अंदर हम एक void डिस्प्ले फंक्शन भी बना देते हैं, void show बना देते हैं। तो शो क्या करेगा ना, सी आउट कर देगा किसको, काउंट को। अब हम इसको जब भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू सेमीकोलन टेस्ट ऑपरेटर, अच्छा इसको क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो t1 है ना, अभी हम क्या करें, t1 प्लस प्लस, ठीक है,
ये टेस्ट क्लास का है, हम इसको कहाँ गया, मैचेस दिस आर्गुमेंट ऑपरेटिंग टाइप्स आर टेस्ट प्लस प्लस। अच्छा यहाँ पे ये इसको शायद कंफ्यूज हो रहा है कि ये प्लस प्लस है पहले या बाद में, क्या क्या लिख रहा है, एक्स्ट्रा पैरामीटर ऑफ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर मस्ट बी टाइप ऑफ इंट। अच्छा ये बोल रहा है कि इसको पैरामीटर जो ये टेस्ट दिए हम इसको ये नहीं पास कर सकते, ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप का ही लेगा, ऐसा तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो ऑपरेटर प्लस प्लस मैचेस दिस ऑपरेट्स। एक सेकंड हम इसको रन ही करते हैं, शायद ये VS कोड हमको लग रहा है कुछ इशू कर रहा है। अब इस T1 को ना हम t.show पहले करते हैं, जो मैसेज प्रिंट होगा वो एग्जैक्ट कंपाइलर मैसेज देगा, उसको देखेंगे। रन कोड पे क्लिक करते हैं। क्या लिखा हुआ, मस्ट हैव इंट एज इट्स आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर टेस्ट। ये क्या कह रहा है ना कि इसको आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का ही चाहिए, ठीक है, तो हम किसी और को ओवरलोड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, प्लस को हम ओवरलोड करने का ट्राई करते हैं, प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम बस इसको ना एक +1 रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे एक और हम ऑब्जेक्ट लेंगे, टेस्ट क्लास का ही हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, टेस्ट T2, और ये T3 में हम दोनों को सम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया, T3 T2 प्लस T1 डॉट काउंट को हम कर देते हैं नम नहीं, काउंट ही रहने देते हैं, क्या क्या हम कर दिए, T1 डॉट काउंट और इसको असाइन कर देंगे T2 में। टू मेनी पैरामीटर्स फॉर दिस ऑपरेटर, क्या कह रहा है, अच्छा हाँ, अब हमको एक चीज ध्यान में आया, ठीक है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना वो कुछ आर्गुमेंट नहीं लेगा, हाँ यही चीज हम बताना चाह रहे थे। अगर वो फंक्शन डिफाइन करें, हम शुरू से आते हैं पॉइंट पे, ये वाला जब हम पढ़े ना उसके बाद ध्यान में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ना हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, जैसे ही क्या बोलते हैं, अगर यूनरी ऑपरेटर हो तो नो आर्गुमेंट, ठीक है, और बाइनरी हो तो उसमें एक आर्गुमेंट देना होता है, ठीक है, तो हम इसको काउंट को प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है, टी डॉट हाँ यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं काउंट प्लस प्लस, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 लिख देते हैं। इसका यूज क्या हुआ ये शायद कुछ सेंस ना बनाए, ठीक है, लेकिन आप हम बस इसी चीज को जनरली इसको इंट के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मान लो अगर यहाँ पे एक cn नाम का भी वेरिएबल होता है, काउंट के साथ साथ एक क्या हो सकता था, मान लो गिनती करके एक वेरिएबल है वो भी 0 है, ठीक है, तो हम उसको ना उसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं नहीं उसको इंक्रीमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ पहले इसको हटा देते हैं, पहले इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, जो रिटर्न करेंगे वही उसमें असाइन होगा, तो रिटर्न काउंट कर देते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्यों करना, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 के तो स्टोर हो जाएगा, देखते हैं प्लस प्लस मैचेस दिस आर्गुमेंट, अब तो होना चाहिए, ऑपरेंड टाइप्स आर टेस्ट प्लस प्लस, तो कहाँ पे हम डिफाइन किया हुआ टेस्ट ऑपरेटर, और ये कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा और उस पर प्लस इज इक्वल टू +1 करना चाह रहा है, ठीक है, टेस्ट का काउंट
रन कोड करते हैं। नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नन वॉइड। कहाँ गया नन वॉइड, हम लिख दिया भाई। हाँ, ये रिटर्न क्या कर देगा ना, रिटर्न एक T2 करवा देते हैं, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवा रहे हैं और उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं टेस्ट T2 और उसके काउंट को हम इसके इक्वल करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब सब कुछ सही है। अब इसको प्रिंट होना चाहिए। क्या कह रहा है अभी, मैचेस दिस ऑपरेंड्स। इसके काउंट को हम इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रन कोड पे क्लिक करते हैं। ऑपरेटर इंट डिक्लेयर्ड फॉर पोस्टफिक्स फ्री फॉर मैसिव। सही, पोस्टफिक्स है या प्रीफिक्स, इसको आगे पहले यूज करके देख लेना। तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर था, ठीक है, इसके वजह से एरर दे रहा था। अब ये प्लस हो जाएगा और आउटपुट क्या सा 2 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। काउंट इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 0 का प्रिंट हुआ। प्रीफिक्स यानी कि पहले इसने इसको इंक्रीमेंट किया। काउंट इज इक्वल टू, अच्छा काउंट प्लस 1 क्या, जो ऑब्जेक्ट आया ना, किसके लिए आया था, तो इसको प्रिंट करने से पहले ना T1 डॉट शो, कर देते हैं इधर। क्या करना था हम, शायद हाँ, इसको इंक्रीमेंट करना था, ठीक है। तो इंक्रीमेंट टी एक पहले से ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए क्या था, इसका वैल्यू था 0, ठीक है। तो सेकेंड बार हम इसको इंक्रीमेंट करना चाह रहे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, T2 डॉट काउंट, जो नया वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं उसके काउंट को हम बाई डिफॉल्ट +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो T1 डॉट T2 डॉट काउंट, जो नया पहले वाला काउंट है, पहले 0 था, 0 + 1 कर रहा है, तो यहाँ पे 1 असाइन होना चाहिए, जो T2 आया। तो नया ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, इनलाइन टेस्ट TR। अच्छा, इसको दोबारा से कॉल करके देखते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉल करने में प्रॉब्लम होगी तो दूसरी बार में 1 प्रिंट होगा, अगर सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगा तो अभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। काउंट इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन हम डिफाइन किए ना, यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको T2 रिटर्न करने से पहले इसके काउंट को कुछ इसमें शायद हम फिर इधर उधर लिख रहे हैं, जो कि सिंटेक्स का थोड़ा सा मिसिंग हो रहा होगा। T2 डॉट काउंट, यहाँ पे शायद T1 ये डायरेक्ट काउंट को एक्सेस कर रहा है इस क्लास का, टेस्ट का, और +1 करके हम नए वाले ऑब्जेक्ट में असाइन कर दे रहे हैं T2। इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो कि पहले वाले काउंट को ही प्रिंट कर रहा है शायद। अच्छा, इसके साथ हम एक चीज़ और करते हैं, ये जो काउंट है इसको हम, हाँ, इस काउंट को ना 5 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। दोनों बारी 5 प्रिंट हुआ, ठीक है।
5 प्रिंट इसलिए होगा क्योंकि नया कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है और दोनों सेम ही है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है। तो एक और ऑपरेटर हम ओवरलोड करके देखते हैं इसके साथ में, ठीक है। टेस्ट क्लास के लिए ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करेंगे, ये क्या करेगा, एक और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इसको काउंट ना करके फिलहाल के लिए हम ए कर देते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हम काउंट यूज किए हैं, इसको भी ए करेंगे, इसको भी ए करेंगे और इसको भी ए करेंगे, ठीक है। अब इसको ओवरलोड करते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे क्योंकि अब बाइनरी है, तो एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे टेस्ट क्लास का ही, T1 नाम का, ठीक है, ले लेते हैं। और उसको असाइन कर देंगे T1 डॉट, या फिर A इज इक्वल टू T, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, टेस्ट T3 करके, T2 बना सकते हैं। और इस T2 के A को हम जो नया, इसका A को इक्वल कर देंगे इसके डॉट A को, T2 के A को इक्वल कर देंगे जो पहले वाला T1 डॉट A है, और प्लस में जो डायरेक्ट है, यानी जिस क्लास के लिए ऑपरेटर कॉल हुआ है। अब इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं T1, अच्छा इसको हटाएंगे नहीं, इसको कमेंट आउट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद पहले ये वाला एक काम करें, T1 और एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं T2, और इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न भी नहीं किए हैं शायद, एक नया ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे T2 जिसमें इन दोनों को कहा गया T2 हो गया, ठीक है। अब एक T3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट में इन तीनों को कहा गया, T3 भी यहीं हम बना देंगे, और इन दोनों को हम सम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको कॉमा एक लगा देते हैं, T1 प्लस T2 सेमीकोलन लगा देते हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं, पहले देखते हैं एरर आ कहाँ रहा है, कहीं पे एरर नहीं। और ये जो लास्ट वाला है ना T3, इसके लिए हम सो फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। आउटपुट क्या प्रिंट होगा, हमारे हिसाब से 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों का A है, यानी कि जो T1 के अंदर A है और T2 का A है, इन दोनों को सम करके नए वाले क्लास के इक्वल कर रहा है। तो ओवरलोडिंग बस यही था कि क्या कहते हैं, 10 प्रिंट हो गया, ये चीज बाइनरी ओवरलोड ऑपरेटर को ओवरलोड करने का, ठीक है। अगर आप ये यूनरी को करना चाहते हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको भी कल ही देखेंगे, हमारा दिमाग बस सही चलने का, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का यही सिंटेक्स है आपको। अच्छा हाँ, इसमें बाइनरी ऑपरेटर जब ओवरलोड होता है ना, तो उसमें दो ऑपरेंड चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम किसी को प्लस कर रहे हैं तो जनरली उसमें एक ऑपरेंड, ठीक है, 1 चाहिए होता है, और दूसरा ऑपरेंड आ गया 2 चाहिए होता है, ठीक है। तो जो ऑपरेंड 1 होता है ना, इसमें ऑपरेंड 1 बाय डिफॉल्ट वही होता है जिसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया है, ठीक है, मतलब जिस क्लास का ये मेंबर है। और दूसरा क्या होगा, कहाँ का, और दूसरा वो होगा जो ये आर्ग्यूमेंट पास होता है, ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। और ऑपरेटर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है जब भी ये ऑपरेटर जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है उसको जैसे ही यूज किया जाता है वो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए खत्म है, और जय हिंद जय भारत, ठीक है। हेलो, क्या हुआ? टाइम भी हो गया, अब लीव करने के लिए बोलो सबको। हाँ, इसको कल ही देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सिंटेक्स वही है, और सिंटेक्स आप देख के आइए, और कल हम इस एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। शायद हमारा दिमाग अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है।
कल आएगा गुलशन?